हेलो बच्चों, नीट 2021 है। इसमें केमिस्ट्री का पेपर आप देखा जाए तो पेपर था वो एनसीईआरटी बेस्ड था। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा डीप में पूछा गया आपसे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और हम पेपर इसको अभी सॉल्व करने भी जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन उनको हम देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, मैं आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल है इस जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इनऑर्गेनिक और फिजिकल से उन सबको डिस्कस करूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो हमारे जगवीर सर है, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये दे रखा था कि जर्कानियम और हाफेनम है, इनकी सिमिलर एटॉमिक और आयनिक रेडियस होती है, जिसका रीजन क्या होता है। तो हमने बेटा आपको ये बताया था कि लेंथेनम है, उसके बाद में लेंथेनम कितना होता है 57, उसके बाद में 14 एलिमेंट आता है। वो किसके होते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज के होते हैं, ए ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। यानी ए ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात की जाए तो कहां से कहां तक हो गए? जेड इक्वल टू 58 टू कहां तक हो गए? 71। इनके कारण आप देखोगे लेंथेनॉइड सीरीज है, इस लेंथेनॉइड सीरीज के कारण आप देखोगे तो हमने आपको बताया था कॉन्टेक्शन लगता है। उस कॉन्टेक्शन का रीजन भी बताया था, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन 58 टू 71 में देखते हो तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इंटर करता है N-2 सबसेल के अंदर, जिसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो वहां पर जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज हो जाता है। देखो ये बताया था अपकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर अपकमिंग इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहा है? एफ के अंदर आता है। और एफ होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण जेड इफेक्टिव है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है। इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे 58 टू 71 जा रहा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो वहां पर प्रोटॉन इसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहा है? 4f के अंदर आता है, जिसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। लेकिन प्रोटॉन के नंबर बढ़ने के कारण लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हाईली इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण यहां पर कॉन्ट्रेक्शन लगता है, जिसको हम बोल देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। तो 71 के बाद में आप देखोगे तो यहां पर जर्कानियम फिर हाफेनम, इनको आप देखोगे तो यहां पर देखो 71 के बाद में हाफेनम, इसका एटॉमिक नंबर तो कितना है? 72। तो यहां पर कॉन्ट्रेक्शन लगा, कॉन्ट्रेक्शन के कारण इन दोनों की साइज इक्वल हो जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम रहती है लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन के कारण। और इसी को हमने नाम दिया था ट्विंस एलिमेंट। तो इनको हमने क्या कह सकते हैं? ट्विंस एलिमेंट। क्लियर हुआ? तो आपसे पूछा जाए जर्कानियम और हाफेनम में इसकी ये पूछा गया था सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस होती है, तो किसके कारण होती है? कॉन्ट्रेक्शन के कारण। और यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रेक्शन लगता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। देखो बेटा आपको ये चीज बता चुकी है कि जब भी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो दो एलिमेंट की साइज इक्वल हो रही है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई कॉन्ट्रेक्शन लगा है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्शन लगा वो कौन सा होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखा था करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी इसकी बात कर रखी है कि किसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। जैसे मैं बात करूं CH4 में हाइड्रोजन हटाकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐड किया है। किसको ऐड किया है? यहाँ पर फ्लोरीन, फिर आपने देखा यहाँ पे क्लोरीन को ऐड किया, फिर ब्रोमीन, और फिर हम देख रहे हैं आयोडीन। तो जैसे जैसे हम बात करें यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगी। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी और साइज जितनी स्मॉल होगी उसकी बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी है उतनी हाई होती है। तो बेटा यहां पर हम देख रहे हैं फ्लोरीन है, इसकी साइज सबसे स्मॉल है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इनमें सबसे मैक्सिमम है। और वैसे भी हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगी वो किसकी होगी? पहले कार्बन फ्लोरीन, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर कौन सा होगा? आयोडीन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो बॉन्ड एंथैल्पी वो किस पे डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो और साइज स्मॉल हो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होती है और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन देखिएगा। नेक्स्ट यहां पर दे रखा है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयनीज, EDTA क्या होता है? तो बेटा EDTA के बारे में हमने आपको बताया था कि EDTA क्या होता है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट क्या होता है? इथाइलिन, ये होगा इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट ये होता है हेक्साडेंटल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है ये? हेक्साडेंटल लिगेंड होता है। 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मानिए मान लिया कोई मेटल है वो एन ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है,
ये क्या, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये भी डोनर साइट होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और ये एसीटेट आयन के 4 ऑक्सीजन है, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसका फॉर्मेशन करता है। तो आपसे पूछा जाए ईडीटीए क्या होता है, ईडीटीए हेक्साडेंटेट होता है जिसकी डेंसिटी 6 है, जिसमें 2 डोनर एटम तो कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, और 4 डोनर एटम कौन से हो गए, ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहले में तो दे रखा बाइडेंटेट, ये नहीं होगा, ट्राइडेंटेट भी नहीं है, क्या होगा, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, जहां पर 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है और साथ में 2 नाइट्रोजन है, वो डोनर एटम होंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट वन है BF3। हम बात करें इसकी, BF3 को आप देखोगे, BF3 है, इसकी बात की, BF3 प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली। तो BF3 एक ही सेंट्रल एटम है बेटा, मैंने दोनों तरीके से आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का तरीका होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, या एक और फॉर्मूला बताया था कि एक ही सेंट्रल एटम हो वहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, V + M - C + A/2, इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। V होता है वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, कितना है, बोरॉन कौन से का होता है, 3rd का। फिर यहां पर M होता मोनोवैलेंट एटम, कितने हो गए, 3, केटाइन और एनाइन है नहीं, डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ, 3, 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और sp2 के अंदर ज्योमेट्री आप देखते हो तो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। साथ में आप देखते हो बोरॉन है, उसके पास में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, देखो पूरा ही बता देता हूं मैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1, ये है। s में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, p में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। जब भी ऐसा प्रेजेंट हो कि पेड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो आउटरमोस्ट शेल में, तो पेड वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वेकेंट ऑर्बिटल में जाकर अपनी कोवलेंसी को इंक्रीज कर लेता है। तो यहाँ पे कोवलेंसी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे देखोगे s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, और p में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और हम ये जानते हैं फ्लोरीन है, उसके पास में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसके साथ में शेयरिंग करेगा, फ्लोरीन इसके साथ में शेयरिंग करेगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी, यहाँ पे शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास में थे, 3 इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन के साथ में शेयरिंग कर ली, तो टोटल आप देखोगे यहाँ पर, देखो बोरॉन है कितने होगा, 1 इलेक्ट्रॉन खुद का था, 1 की शेयरिंग कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन खुद का था, 1 की शेयरिंग कर ली। तो वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, हम काउंट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपके पास में, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp2, और वैलेंस शेल में लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग कितने हो रहे हैं आपके पास में, 6। अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और आपको पता है ऐसी स्पीसीज जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, और इनको हम बोल देते हैं लेविस एसिड। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखे पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, देखिएगा ऑल इंडिया रेडियो की बात चल रही है, जहां पर आपको इधर का फ्रीक्वेंसी कितनी देर के आपको 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 1368 किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं कितना होगा 10⁻³ हर्ट्ज। क्लियर हुआ। फिर यहां पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट, साथ में क्या दे रखा है यहां पर, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ है ये पूछिए आपसे, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड में दे रखी है। तो बेटा हम ये जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इक्वल टू क्या होता है c/λ, और आपके पास में लेमडा इसी को कैलकुलेट करना है। तो लेमडा इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हो, लेमडा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, लेमडा इक्वल टू होगा c/ν, लेमडा इक्वल टू होगा c/ν, c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है 1368 × 10⁻3, ये आपको दे रखी है। क्लियर है। अब बेटा इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां पे देखो, इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी आपके पास में ये कितनी होगी 10⁵। जब बेटा इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आप सोल्व करके देखना, यहां पे वैल्यू आपको यहां पे मिलेगी 219.29 मीटर, ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब यहां पे बेटा जनरली तो हम देखते हैं कि नीट के अंदर ऑप्शन पास पास में नहीं होते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन पास पास में दे रखे हैं। जैसे थर्ड ऑप्शन को मैं देखूं और फोर्थ ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो दोनों के ऑप्शन है वो पास पास में है।
219.3, 219.2। अब इसमें से कौन सा देखना है? तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानते हैं तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो वैल्यू 2 और यहां पे वैल्यू कितनी है 9। जब भी लास्ट वाली को डिजिट को हटाना होता है तो अगर वो डिजिट 5 से बड़ी हो तो उस कंडीशन में पहले वाली डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो यहां पर ये 9 है, इस 9 को हटाओगे तो पहले वाली से पहले जो डिजिट होगी उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 219.3 मीटर। पास पास में बेटा ऑप्शन था, थोड़ा सिग्निफिकेंट नंबर उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड। ये कैलकुलेशन थी बेटा थोड़ी, और बहुत सारे बच्चों के यहां पे गलतियां हुई भी होगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट में बच्चे कैलकुलेट करते हैं, पहले जिसको जो ऑप्शन देखा वो कर दिया होगा, इसलिए बोलते हैं कि सभी ऑप्शन को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पे। नेक्स्ट यहां पे क्या दे रखा है? लिस्ट ए और लिस्ट बी दे रखी है। लिस्ट ए के अंदर आपको कंपाउंड दे रखे, लिस्ट बी के अंदर इसकी ज्योमेट्री इसके बारे में दे रखा है। आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा मैच कर रहा है सही। तो सबसे पहले बात करें PCl5। तो एक फॉर्मूले के थ्रू मैं बता देता हूं। फॉर्मूला हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू था V प्लस A माइनस C प्लस A/2, क्योंकि सभी के पास में एक ही सेंट्रल एटम है और एक ही सेंट्रल एटम होता तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। V होता है वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, किसके इक्वल होता है? ग्रुप नंबर। फॉस्फोरस का क्या होता है? 5A, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। मोनोवैलेंट एटम कितने? क्लोरीन क्या होता है? मोनोवैलेंट। हेलोजन होते हैं वो मोनोवैलेंट है, कितने में? 5। कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट नहीं है, डिवाइड बाई 2। 5 के लिए क्या होता है? sp3d, और sp3d में क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो कौन सा होगा फर्स्ट का? ये 4। और बेटा वैसे आप ऑप्शन में देखोगे तो 4 2 के अंदर आ रहा है, तो सेकंड पे ट्राई करते हैं। फिर SF6 की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का होता है। ग्रुप नंबर की बात करोगे तो ऑक्सीजन फैमिली है, उसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 6A। मोनोवैलेंट एटम भी आपके पास में कितने? 6 डिवाइड बाई 2, देन कितना होगा? 6। और 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2, और sp3d2 के लिए ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। कौन सी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल, तो ये वाली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, अभी भी मैच कर रहा है, ये वाला मैच करके ना दो। अब नेक्स्ट पे ट्राई कर लो, सी पे ट्राई करते हैं। सी वाले ऑप्शन को हम देखते हैं, वही वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ब्रोमीन। कौन से का होता है? हैलोजन फैमिली है, 7A का होता है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम आपके पास में कितना हो गया? कितने? 5 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो यहां पे आप बेटा कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना होगा? 7 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे कितना आ रहा है? 6। और 6 के लिए क्या होता है? sp3d2। यहां पे भी ज्योमेट्री आपके कौन सी मिल रही है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल रही है। कुछ मिस्टेक हो गया क्या? देखते हैं। ये हुआ? अच्छा, ज्योमेट्री तो यहां पर ऑक्टाहेड्रल है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल यहां पर आ रही है। देखो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहां पर मिल रही है, लेकिन स्ट्रक्चर यहां पर शेप दे रखी है, ये ज्योमेट्री नहीं दे रखी, यहां पर ये शेप दे रखी है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, लेकिन यहां पर आप देखोगे ये वैल्यू कितनी है? 6। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है 6। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो फ्लोरीन है यहां पे कितने परसेंट है? 5। ये कितने? 6। इसका मतलब एक क्या हो गया? लॉन पेयर। लॉन पेयर आ गया, तो लॉन पेयर को यहां पे हमने रखा एक पोजीशन पे। क्या रखोगे? लॉन पेयर। लॉन पेयर के कारण शेप नहीं आती, ज्योमेट्री में लॉन पेयर को काउंट करते हैं, शेप में लॉन पेयर को काउंट नहीं करते। तो यहां पर इसकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये शेप कौन सी होगी इसकी? ट्राइगोनल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। तो ये कौन सी होगी? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। और BF3 का तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो ये क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब मैच कर लो। ए के अंदर तो हो गया 4, बी के अंदर कितना हो गया? 3, सी के अंदर कितना हो गया? ए, सी के अंदर ए हो गया, और डी के अंदर कितना हो गया? 2। ठीक है, तो यहां पर बेटा ज्योमेट्री नहीं शेप पूछी गई थी, तो यहां पर शेप आप देख लो। लोन पेयर जहां पर भी आ जाए तो उसके कारण रेगुलर ज्योमेट्री नहीं मिलती, उसकी शेप है उसको अलग हो जाते हैं, ज्योमेट्री और शेप है वो दोनों अलग मिलते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन।
इनमें से कौन सी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पर एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया हो। फर्स्ट वाले में आप देखोगे यहां पर Fe है, इसने किसको डिस्प्लेस किया है? Fe ने डिस्प्लेस किया यहां पर हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन तो हम जानते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है? मेटल या नॉन मेटल? हाइड्रोजन होता है नॉन मेटल, तो ये तो नहीं हुआ। ऐसे यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुई है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहां पे देखो, इसके अंदर देखो Cr2O3 है, ये एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर पे। किसका फॉर्मेशन होगा? Al2O3 और Cr। तो यहां पर इस एल्यूमिनियम ने क्या किया है? इस क्रोमियम को डिस्प्लेस किया है। तो एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस किया है, तो ये कौन सी होगी? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ? और इसको हमने मेटलर्जियम के अंदर बताया भी था आपको कि एल्यूमिनियम होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में हाई होती है। तो जहां पर भी इस टाइप के ऑक्साइड होते हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड होते हैं, तो वहां पर एल्यूमिनियम होता है बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन है उसको अपने साथ में ले जाता है, और जो मेटल है क्रोमियम उसको डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, ये तो बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन था आपके पास में। देखो क्या दे रखा है यहां पे, which one among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of ideal gas? 1 mole of ideal gas के लिए क्या होता है? Cp minus Cv इक्वल टू, वैसे तो NR होता है, 1 मोल के लिए कितना हो गया? R। Cp minus Cv इक्वल टू R। इजी क्वेश्चन था बेटा। अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ रखी हो या हमारे यूट्यूब चैनल से भी लेक्चर को अगर आपने देख रखा हो, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको करवाया नहीं गया, सारे क्वेश्चन आपको बताए गए थे। देखिएगा, और यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाई। टिंडल इफेक्ट है बेटा, ये टिंडल इफेक्ट है, कट गया थोड़ा सा यहां पे ये। तो टिंडल इफेक्ट की बात करें तो कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है? बेटा NaCl यूरिया सॉल्यूशन होता है ना, वो ट्रू सॉल्यूशन है। NaCl का सॉल्यूशन भी ट्रू सॉल्यूशन होता है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी ट्रू सॉल्यूशन होता है। टिंडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? टिंडल इफेक्ट कौन करते हैं? जहां पर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं हो। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जबकि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जहां पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। और हेट्रोजीनियस कब बनेगा? जब पार्टिकल्स है उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। जितने पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती जाती है, टिंडल इफेक्ट है वो उतना ही क्लियर शो होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? स्टार्च। तो जो स्टार्च का सॉल्यूशन है वो क्या शो करेगा? टिंडल इफेक्ट। और इसको बेटा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन यहां पे देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस। तो यहां पर बेटा आपको 14 टाइप की जो ब्रेविस लैटिस है उसमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितनी होती हैं? तो ये बेटा याद रखने वाला था। कितनी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती हैं? 3। क्यूबिक होती है, टेट्रागोनल होती है और ऑर्थोरोम्बिक होती हैं। ये 3 टाइप की होती है। ये इसके अंदर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, चलो यहीं पे बता देते हैं, थोड़े से ऑप्शन इनको सेट कर देते हैं। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ विच शो ए ग्राफ। और ये ग्राफ किसके अंदर है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो बेटा बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बॉयल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है आपका? कांस्टेंट। और हम ये जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ये देखो, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पूरा ही बता देता हूं। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट होता है, आर ये कांस्टेंट होता है। तो रिलेशन क्या होगा पी और वी के अंदर? पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी। पी और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ये वाला ग्राफ नहीं होगा, इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, ये इनवर्स है। अब इसके अंदर तो बात हो गई, ये दोनों हो सकते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंट देके बना रखा है। तो यहां पे देखो, हम टेम्परेचर डिफरेंट देके आप देखोगे, जैसे मैंने यहां पे किया,
प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट किया, फिर वॉल्यूम को आपने देखा, यहां पे वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, ये वॉल्यूम V3 है। तो अब यहां पर V3 वॉल्यूम कितने टेम्परेचर पे आ रहा है, 200 केल्विन पर, और V1 कितने पे आ रहा है, 600 केल्विन पे। और हम यहां से जानते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहां पर तो टेम्परेचर क्या दे रखा है, कम। इसका मतलब ये वाला ग्राफ करेक्ट होगा। देखो इस वाले ग्राफ में देखो, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये वॉल्यूम है V1, ये वॉल्यूम है V2, ये वॉल्यूम है V3। प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर। तो यहां पे देखो V3 वॉल्यूम है, वो हाई टेम्परेचर पे होगा। कितना टेम्परेचर है, 600 केल्विन। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिएगा, नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड रिएक्टिविटी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है, देखिएगा यहां पे देखो क्या दे रखा है, नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्सन फोर्स। क्लियर है, क्योंकि वहां पर वंडर वॉल अट्रैक्शन होता है, वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है। नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, कोई भी एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और यहां पर देखते हो इनर्ट गैस है वो फुलफिल्ड होता है, इसका आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कंप्लीट फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सब सेल है वो फुलफिल्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं करेगा, बहुत हाई एनर्जी दोगे, बाहर से सप्लाइड एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो हाई इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, हमने बताया हुआ आपको। नोबल गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम सॉल्युबल होती है, धीरे धीरे सॉल्युबल होती है, ये भी सही है। नोबल गैस आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नोबल गैस ही होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हाई थोड़ी होता है, बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा आपका, 4। तो आपसे पूछा जाए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट हुआ, 4th। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर लिक्विड होता है, और हम ये जानते हैं कि रूम टेम्परेचर है उस पर कौन सा मेटल है वो लिक्विड रहेगा। तो हम ये जानते हैं कि मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी ये लिक्विड मेटल होता है एट रूम टेम्परेचर। अब देखिएगा यहाँ पर, और मरकरी के लिए अगर बात करें तो मरकरी को जब हम ऑब्टेन करते हैं, जब इसको ऑब्टेन करेंगे तो ऑलमोस्ट 99.9% तक प्योर मिलता है, ठीक है। और इसको प्योर करने के लिए हम मल्टीपल स्टेप है इसको काम में लेते हैं, मल्टीपल डिस्टिलेशन काम में लेते हैं, लेकिन पहली बार भी आप डिस्टिलेशन करते हो तो ये हाईली प्योर मेटल है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, इसके कारण इसके साथ में वो दूसरा एडजस्ट हो ही नहीं पाता है। अब कई बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा है कि सर गैलियम होता है वो भी तो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड मेटल होता है, जिसको हम जॉन रिफाइनिंग है इसके थ्रू प्योरीफाई करते हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, गैलियम होता है, गैलियम की बात करें तो गैलियम उसका अगर आप देखोगे मेल्टिंग पॉइंट तो ये लगभग होता है 29.7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जनरल रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर है वो कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, हमारे यहाँ पर देखोगे कश्मीर में, तो कश्मीर में आप बात करो तो वहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है रूम टेम्परेचर, वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पर गैलियम को कौन सी कंडीशन मिलेगा, वहाँ पर सॉलिड कंडीशन में मिलता है इस टेम्परेचर पे। ऐसे रसिया वगैरह की बात करें या जो भी कोल्ड कंट्रीज है उसकी बात करें तो ये बेटा वहाँ पर अगर बात करोगे तो गैलियम होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा ही नहीं, ठीक है। जबकि यूनिवर्सल ये वाला स्टेटमेंट किसके लिए प्योरीफाई किसके लिए एप्लीकेबल होगा, मरकरी के लिए। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, डिस्टिलेशन। हालांकि कई बच्चों ने मेरे से पूछा है कि जॉन रिफाइनिंग सर गैलियम के बेसिस पर हम जॉन रिफाइनिंग भी तो बता सकते हैं, लेकिन बेटा गैलियम होता है वो सभी टेम्परेचर सभी कंट्रीज में बात करें तो रूम टेम्परेचर पे सभी कंडीशंस के अंदर वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए वहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, डिस्टिलेशन। क्लियर हुआ, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन यहां पे देखा ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इमिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। यहां पे ट्राइटियम की बात करें तो ये होता है ट्राइटियम, इनमें से कौन से पार्टिकल को इमिट करेगा। तो आपको ये पता है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है वो इमिशन क्यों करता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए करता है।
और यहां पर देखो वो बीटा पार्टिकल है उसको इमिट करेगा। बीटा पार्टिकल को क्यों इमिट किया? क्योंकि बीटा पार्टिकल इमिट करने पर जेड होता है कितने से इंक्रीज हो जाता है? 1 से इंक्रीज होगा, और जेड जब 1 से इंक्रीज होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? हीलियम में। हीलियम का एक आइसोटोप बन जाता है। तो और हीलियम होता है वो आप जानते हैं स्टेबल, हीलियम होता है इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस क्या होती है? स्टेबल। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उससे इन पार्टिकल्स का इमिशन क्यों होता है? स्टेबल आइसोटोप्स के फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बीटा पार्टिकल। क्लियर हुआ? तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट यहां पे दे रखा है अमंग द फॉलोइंग एल्कली अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज कोवलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो बेटा हमने आपको बताया था कि बेरिलियम के जो हैलाइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं। बेरिलियम के सभी हैलाइड होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। नीचे की तरफ आप जाते हो तो यहाँ पे जो भी मेटल है, केटाइन है, उसकी साइज इंक्रीज होते जाती है, पोलराइजेशन होता है वो कम होता जाता है, आयनिक करेक्टर वो बढ़ते जाते हैं। कौन किस टाइप के कंपाउंड हो गए? आयनिक टाइप के कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड होता है कैसे होगा? कोवलेंट टाइप का। और कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो किसमें सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो कौन सा होगा यहाँ पे? बेरिलियम क्लोराइड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट यहां पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल एमीन। डाइमिथाइल एमीन क्या होता है? वीक बेस। ये आपको क्या दे दिया? वीक बेस। एंड पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड है वो क्या होता है? वीक एसिड, जिसके लिए वैल्यू दे रखी है 3.27 और 4.77 रेस्पेक्टिवली। यानी यहां पे आपके पास है पीके, जो वीक एसिड है उसके लिए पीके की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 4.77। पीकेबी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है? 3.27। पीके और पीकेबी की वैल्यू आपको गिवन है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन। बेटा एक आपके पास में वीक एसिड है, दूसरा आपके पास में वीक बेस है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। एसिड और बेस के सॉल्यूशन से क्या बनता है? एक टाइप का बफर टाइप का सॉल्यूशन बनता है, सॉल्ट बन गया। और दोनों ही वीक है, तो यहां पर दोनों ही वीक होते हैं। उस कंडीशन में पीएच का फॉर्मूला आपको बताया हुआ क्या होता है? 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी, ये फॉर्मूला होता है। तो सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस हाफ पीके की वैल्यू कितनी है? 4.77 और पीकेबी की वैल्यू कितनी है? पीकेबी की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है? 3.27। क्लियर हुआ? सॉल्व करो, आपके पास में कितना आ रही? सॉल्व करते हैं तो पीएच इक्वल टू कितना आ गया? 7 प्लस हाफ कितना हुआ? माइनस करोगे तो कितना हो गया? 1.25। 1.25 कितना? 1.5 ये होगा 1.5। तो कितना हुआ? 7 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 0.75। कितना होगा? 7.75। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहां पर? फर्स्ट। तो दोनों ही वीक के कंडीशन में पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा यहां पे, नेक्स्ट बेटा यहां पे दे रखा ये कंपाउंड दे रखा है, सॉरी यहां पे एक पूरा न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है आपके पास में। देखो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहां पे दे रखा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl एंड सोडियम एसिटेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस आपको ये गिवन है। The molar conductance of acetic acid at infinite dilution. Choose the right option for your answer. तो यहां पर आपको क्या दे रखा है? एसिडिक एसिड है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। कोलराउस लॉ ने क्या बताया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस होती है, उसकी आयनिक कंडक्टेंस है, उनका सम होती है। यानी यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप देखोगे एसिडिक एसिड है, उसकी आपको सॉल्व करनी है एसिडिक एसिड की। अब यहां पर ऊपर जो भी डेटा दे रखे हैं इससे एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हो? तो यहां पे देखो कैसे हम बनाएंगे। एसिटिक एसिड में क्या होता है? एसीटेट आयन। देखो पूरा बता देता हूं मैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर
इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस है किसकी, एसिटिक एसिड, वो इसकी आयनिक कंडक्टेंस है उसका सम होगी म्यू इनफाइनाइट एसिटेटाइन प्लस म्यू इनफाइनाइट एस प्लस। और यहां पर देखो एसिटेट, ये वाला इसमें आ जाएगा एसिटेटाइन, तो यहां पे इसको लिख लो म्यू इनफाइनाइट सोडियम एसिटेट, एस प्लस किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर। आपको ये बताया था, यहां पे जो भी आपको दिखाई दे ऊपर वाले से उनको रख लो, रिमेनिंग को माइनस कर दो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन है वो आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखो सोडियम एसिटेट में एसिटेट आ रहा है, यहां पे रखा, HCl में H प्लस आ रहा है, इसको ऐड कर दिया, और माइनस किसको कर दिया, NaCl को। तो यहां पे देखो माइनस करोगे तो यहां पे Na प्लस है वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें HCl में जो Cl माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में देखो सोडियम एसिटेट है, उसके लिए वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 91। HCl की कितनी दे रखी है आपको, 426.16, और NaCl की क्या है 126.45। ऐड कर दो इसको, कितना हुआ 0.16, ये हुआ क्या 91, इसको बेटा ऐड किया, ये आ गया, ठीक है। और इससे माइनस आपने कितना कर दिया 126.45, इसको माइनस किया, कितना बच गया 1 7 0 9 3 390.71, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन हमने बेटा बहुत सारे किए, अगर आप यूट्यूब चैनल पे भी आप देखोगे हमारे, तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकालेगा, इस पे बेटा भर भर के क्वेश्चन करवाए हुए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पे नेक्स्ट में देखिएगा, यहां पर आपको क्या दे रखा है, देखो फॉर ए रिएक्शन ए चेंज इन बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 एंड द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलोजूल पर मोल, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कौन सा होगा। यहां पर बेटा आपके पास में एंथैल्पी दे रखी है डेल्टा एच है, उसकी वैल्यू आप देखोगे तो डेल्टा एच आपको क्या दे रखी है नेगेटिव में, यानी कौन सी प्रोसेस होती है एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और बेटा एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपको ये बताया होता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस का कौन सा ग्राफ होता है, ये वाला ग्राफ, ये तो होता ना। यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रही है नेगेटिव आएगी, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप देखोगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू रिएक्टेंट की कंपैरिजन में नीचे की तरफ होती है, तो प्रोसेस कौन सी होती है एक्जोथर्मिक, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करते हैं। तो नेगेटिव कब आएगी, जब बैकवर्ड की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो। और इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा कौन सा, फोर्थ। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा शायद क्वेश्चन कट गया है, फिर भी देख लेते हैं, बता देंगे क्या हो सकता। यहां पे देखो, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूं, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ गिवन, इस ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, सही भी है। हाइड्राइड्स के लिए टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है, साइज बढ़ने के साथ साथ में उसकी बॉन्ड एनर्जी वो डिक्रीज होती है, इजीली बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, इजीली H प्लस साइन देगा, और जो जितनी इजीली H प्लस साइन देता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो उतनी हाई होती है। तो यहां पे बेटा हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपका सही है। दूसरा देखो यहां पर देखा है सेकेंड स्टेटमेंट है, एज द साइज ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीज डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HI SBr एंड H क्या दे रखा वहां पर HF HCl और SBr एंड HI डिक्रीज, सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। बेटा दोनों स्टेटमेंट आपको क्या होगा करेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पे क्या होती है, ये वाला तो ऑर्डर होता है HF HCl SBr और HI, यही तो मैंने अभी आपको बोला है कि टॉप टू बॉटम जानते हैं। तो हाइड्राइड्स के अंदर
साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी, इजिली बॉन्ड ब्रेक होगा। और बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होती है इजिली बॉन्ड ब्रेक होगा और वो उतना ही आसानी से H+ रिलीज करेगा, और जो जितना आसानी से H+ देता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी हाई होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहां पे बेटा देखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट एंड रिमेनिंग परसेंटेज होती है हाइड्रोजन की। तो इंपेरिकल फॉर्मूला यहां पे क्या होगा? देखो आपको क्या दे रखा है? कार्बन, और क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज बात करें, परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसका क्या है? 78, तो इसका कितना होगा? 22। फिर यहां पे इसका मोल हम देखते हैं तो क्या बनाते हैं? डिवाइड बाई एटॉमिक मास, इसका कितना है? 1। कितना हुआ? 72, 6 बचा के 6, और इसका कितना? 22। रिलेटिव मोल कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव मोल 6.65 है, इससे डिवाइड करोगे जो मिनिमम होता है उसे डिवाइड करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। इसको डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट आता है 3.38 के समथिंग आता है। मैं इसको 3.33 मान लेता हूं, ऑलमोस्ट मैं कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। इंटीजर वैल्यू बनाने के लिए मैं यहां पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 10 से। तो यहां पे क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई किया तो C3H10 ये होगा C3H10। तो यहां पे C3H10 है, तो उसको आप देखोगे सिंपल फॉर्मूला उसका क्या होगा? कौन सा होगा? फर्स्ट वाला CH3, ये होगा। ये 1 C1 और ये 3.3 है, यानी कितना होगा? 3। तो 1 रेशियो ऑलमोस्ट कितना होता है? 3। क्लियर? तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? जो सिंपल होल रेशियो होता है ना, सिंपल रेशियो होता है, उसको बोल देते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कौन सा होगा इसका? CH3। नेक्स्ट वन देखिएगा, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी प्रेजेंट इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में कितना होता है बेटा? ब्लास्ट फर्नेस में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 2170 केल्विन के आसपास होता है। जो इसका कंबशन जोन होता है वहां पर आपको बताया हुआ भी है 2000 से ऊपर। यहां पर केल्विन में देखोगे तो 2000 प्लस वहां पर टेम्परेचर मिलता है आपको, और 2000 प्लस मिलता है, यानी लगभग कितना मिलेगा? 2000 प्लस में कौन सा आ रहा है? 2200 केल्विन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, यहां पे देखो क्या पूछा गया आपसे। यहां पे बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होता है? तो देखो यहां पे फर्स्ट देर का लेंथेनोइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन लेंथेनोइड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टेंस शो करते हैं। पहला सही है। एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, ये भी सही है। एक्टिनोइड होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनको पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो एक्टिविटी इसकी रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर द एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में जब हम सीरीज में जाते हैं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की सीरीज में जाते हैं, तो यहाँ पे लिख रखा है कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के जो एलिमेंट होते हैं वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। सही बात है, क्योंकि लेंथेनोइड और एक्टिनोइड में हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण लगता है? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब इन सीरीज के अंदर जाते हैं तो प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज होते हैं, साथ में जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आता है? 4n-1 2 f के अंदर आता है, यानी f सब सेल के अंदर आता है, जिसका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण यहां पर अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज होगा। ठीक है,
तो यहां पर देखो प्रोटॉन के नंबर जिसमें जितने ज्यादा होंगे तो वहां पर अट्रैक्शन फोर्स वो उतना ही ज्यादा लगेगा, वो उतना ही ज्यादा उस पर डोमिनेंट रहेगा। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में, लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट तो कहां पर होते हैं, 58 के बाद में स्टार्ट होते हैं, सॉरी 57 के बाद में स्टार्ट होते हैं, 58 टू 71 है। और एक्टिनॉइड है उसका किसके बाद में स्टार्ट होते हैं, एक्टिनम 89 इसके बाद में स्टार्ट होते हैं 40 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किस में ज्यादा होते हैं, एक्टिनॉइड में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगी, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है। फॉर देखो मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। बेटा ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स के अंदर आप देखते हो तो यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही विजिबल लाइट गिरती है या लाइट जैसे उस पर इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होकर स्प्लिटेड जो उनके ऑर्बिटल होते हैं, एफ ऑर्बिटल होते हैं, उसके अंदर जाएगा, और फिर जैसे ही वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वहां पे एनर्जी को रिलीज करेगा, और जिस कलर की लाइट को वो ऑब्जॉर्व करता है उसका कंप्लीमेंट्री कलर वो शो कर देता है। तो ये भी बताया हुआ आपको कि जिसके पास में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कलर करते हैं, कलर शो करते हैं। एफ ट्रांजिशन के कारण यहाँ पे कलर शो हो जाएगा। तो फोर्थ है ये बोल रहा है कलरलेस नहीं, ये कलर्ड होते हैं, इसमें मोस्टली कलर्ड मिलते हैं। तो कौन सा होगा इनकरेक्ट, फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। बेटा बेरिलियम क्लोराइड है वो आपको ये बताया था सॉलिड स्टेट के अंदर वो पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन करता है, ऐसे पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है इसका, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीमेरिक चेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये होता है ना ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, एक तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है क्लोरीन, दूसरा क्या करता है ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता जाता है इस टाइप से, आगे से आगे चलता जाता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, पॉलीमेरिक चेन। ये क्या बनाता है, पॉलीमेरिक चेन। तो सॉलिड स्टेट में तो पॉलीमेरिक चेन इसका फॉर्मेशन होगा, लेकिन वेपर फेज में देखते हो तो जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाते हो तो ये पॉलीमेरिक चेन ये टूटती जाती है। पहले किसमें टूटेगी, डाइमर के अंदर टूटती है, डाइमर के बाद में किसमें टूट जाती है, लगभग 1200 के आसपास टेम्परेचर दे रखा है, तो वहां पर ये डाइमेरिक यूनिट होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मोनोमेरिक में। लेकिन मोनोमेरिक का तो यहां पर ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो यहां पे क्या दे रखेगा, पहला क्या होगा चैन और दूसरा क्या होगा डाइमर। ठीक है, ये मैच करता है, तो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। यानी बेटा सॉलिड स्टेट में तो पॉलीमेरिक चैन होती है, वेपर फेज के अंदर पहले वो डाइमेरिक होता है, फिर किस में जाता है, मोनोमेरिक या लीनियर के अंदर जाता है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही एक सेट होता है चैन और दूसरा कौन सा, डाइमर। तो कौन सा होगा, चैन के अंदर और किस में प्रेजेंट होती है, डाइमर के अंदर। नेक्स्ट देखिए यहां पर राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। एचसीपी यूनिट सेल है, उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो बेटा नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं उतने ही आपके पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने होते हैं, 2n होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम के बराबर होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है किसके बराबर होगी, 2n के बराबर। हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, ये होती है हेक्सागोनल यूनिट सेल। देखिएगा एक बार, ये होती है हेक्सागोनल यूनिट सेल, इस टाइप से प्रेजेंट है, 3 बॉडी सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल मिलती है आपकी। ये बेटा इसका कॉर्नर एटम है हेक्सागोन का, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/6। ये फेस सेंटर है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। और ये 3 क्या होते हैं, बॉडी सेंटर है, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। तो नंबर ऑफ एटम आप काउंट करोगे तो यहां पे देखोगे कॉर्नर एटम कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 प्रेजेंट है, 6 यहां पे प्रेजेंट है। टोटल कॉर्नर एटम आपके पास में कितने हो गए, 12। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/6। 2 फेस सेंटर एटम प्रेजेंट है आपके पास में, 2 फेस सेंटर एटम प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। and 3 atoms are completely present inside the body. 3 atoms are present inside the body and contribution is 1. then number of atom कितने हो गए यहाँ पे, 2 1 3, कितने हो गए, 6। तो नंबर ऑफ एटम 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी कितना होगा, 6। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करोगे तो कितना होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होंगे उससे डबल। तो यहां पे बेटा आपसे क्या पूछा है, टेट्राहेड्रल वॉइड
कितने हो गए 12, और ऑक्टाइडल वोइड कितने हो गए 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, आपको अच्छे से दिखा देते हैं इसको पहले। द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज, वाटर कितना है 250, 10 ग्राम यूरिया, वाटर कितना है 250, 10 ग्राम सुक्रोज, वाटर कितना 250। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर का क्या ऑर्डर होगा? ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT। आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज तीनों ही क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 1। सेम टेम्परेचर पे बात करें तो टी भी कांस्टेंट होता है और आर भी यहां पे क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो हमारा रिलेशन क्या होगा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। सी होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं? मोलरिटी में। मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी क्या होती है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां पर वेट है, ये भी सेम है, सभी का कितना दे रखा है 10 ग्राम। वॉल्यूम भी कितना 250, सब में सेम है। इट मींस आपका रिलेशन क्या होगा? ऑस्मेटिक प्रेशर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर वेट। यह ऑस्मेटिक प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। और यहां पर देखो कौन दे रखा है आपको? एक तो ग्लूकोज, एक यूरिया दे रखा है, और तीसरा कौन सा दे रखा है? सुक्रोज। ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज। ग्लूकोज का कितना होता है 180, यूरिया का कितना होता है 60, और सुक्रोज का क्या होता है 342। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा उसका ऑस्मेटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ऑस्मेटिक प्रेशर किसका होगा? इसका मान रखा है P1 ग्लूकोज का, इसका कितना P2 और इसका कितना दे रखा है P3। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा ऑस्मेटिक प्रेशर वो उतना ही हाई होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? यूरिया का। किसका होगा? P2, फिर क्या होगा P1 और फिर क्या होगा P3। कौन सा है? P2, P1, P3। ठीक है, तो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है पाई इक्वल टू ICRT। आई होता है वांट ऑफ फैक्टर जो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विथ बेंजीन एंड ऑक्टेन, जिसका मोलर रेशियो क्या है? मोल का रेशियो 3:2, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर 280 और 420 दे रखा है। तो बेटा यहाँ पर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर क्या होता है सॉल्यूशन का? ये फॉर्मूला आपने देखा भी है। टोटल प्रेशर क्या होता है? PA0XA प्लस PB0XB। मैं यहाँ पर XA में किसको मान लूँ? बेंजीन को XA मान लेता हूँ मैं, इसको तो A मान लेता हूँ, ऑक्टेन को मैं क्या मान लूँ? B। ये फॉर्मूला आपने देखा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर PA0XA प्लस PB0XB, तो टोटल प्रेशर PA0, A हम किसको मान रहे हैं? बेंजीन को। ये कितना होगा? 280। XA क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल। खुद के मोल कितने? 3, टोटल मोल कितने हो गए? 5। ऐसे ही ऑक्टेन का कितना दे रखा है? 420, सेल के मोल अपॉन टोटल मोल। ये हुआ, सॉल्व करो, ये है ना। वन 168। ऐसे यहां पे देखो, $84, ये भी कितना होगा? 168। ऐड कर दो, 168 में कितना ऐड करना? 168 336 mmofg। बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। कैलकुलेशन भी देखो कितनी इजी दे रखी है। 168 का डबल कितना होता है? 336। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है मैच द कॉलम मैच करना है। फर्स्ट दे रखा है, इधर बेटा क्या दे रखा है? ये कॉम्प्लेक्स साइन दे रखे हैं, और इधर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो पहला बेटा आपको दे रखा है ये FeCN6 3 नेगेटिव।
तो यहां पर आयरन देखोगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे, ये x मान लो, ये -6 इक्वल टू कितना होगा -3, देन x इक्वल टू कितना होगा +3, यानी Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है +3 के अंदर। तो बेटा Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहां पर प्रेजेंट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका 3d5। Fe का क्या होता है 3d6 4s2 होता है। Fe का कितना होता है 3d6 4s2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, इट मींस 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव होंगे S से, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा D से, आपके पास में क्या बचेगा 3d5, D5 है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 4 5। आगे का S वेकेंट होता है, P वेकेंट होता है, ये सब आप जानते हो। साइनाइड देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या फिर d2sp3 होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग करेगा और पीछे वाले ऑर्बिटल से इसको वैकेंट कर लेगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा d2sp3, इसका पेयरिंग करेगा, इसकी पेयरिंग करवा देगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हाइब्रिडाइजेशन आप यहां पे देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या होगा d2sp3। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है आपके पास में, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1। फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n+2 अंडर द रूट बोर मैग्नेटॉन, 1 रखते हो तो कितना होता है 1.73, तो पहले का तो कितना होगा 1.73। देखो अरे 2 में चमक रहा है, सेकेंड ऑप्शन में भी है और थर्ड वाले में। नेक्स्ट में ट्राई कर लो Fe, बी में Fe कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 में, यहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5, यहां पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या यहां पे पेयरिंग होगी क्या, नहीं। वाटर होता है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड होता है बैक पेयरिंग नहीं करवाता, आउटमोस्ट को काम में लेता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2, डी की पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वाटर वीक फील्ड लिगेंड है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितने आ गए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो 5 के केस में, यहां पर 5 रख के करोगे तो कितना आएगा 5.92। तो ये क्या होगा बी के अंदर कौन सा हो गया 1 होगा क्या, ये हो गया। ऐसे यहां पे देखोगे नेक्स्ट में सी वाला ऑप्शन में देखोगे Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 ऑक्सीडेशन में D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सभी पेड हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे 0 होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे सेकंड ऑप्शन। बस यहां पे ये ध्यान में रखते हैं हम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो तो पेयरिंग करवा देता है, जबकि वीक फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग नहीं करवाता। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन दे रखे थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको क्या मिलेंगे सेम, वो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो Mn की बात करें तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना 25, Fe का कितना 26, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितना होगा 23, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन निकले कितना होगा 23, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सेकंड ऑप्शन की बात करो तो Fe+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना होगा 24, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले कितना होगा 23, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। O2 नेगेटिव में देखो F नेगेटिव में, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, माइनस आ जा गया, माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया 2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, यहां पे भी कितने 10, ऐसे यहां पे कितने 10, यहां पे 10 है, तो कौन सा नहीं है सेकंड वन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। बेटा पोलर और नॉन पोलर, किसी भी मॉलिक्यूलर उसकी पोलरिटी चेक की जाती है डाइपोल मोमेंट से, और बॉन्ड उसकी पोलरिटी चेक की जाती है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पूछा है, तो ये किससे चेक करेंगे हम, किससे करते हो आप, उसकी डाइपोल मोमेंट से। पहला देखो SbCl5 है, SbCl5। तो यहां पे आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करो, फॉर्मूला अपना क्या होता है एंड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल V + m - c + a/2। वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, नाइट्रोजन फैमिली का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, मोनोवैलेंट एटम में 5/2 5 के लिए क्या होता है sp3d। ज्योमेट्री कैसी हुई TBP ज्योमेट्री। बेटा जहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और
जो लेटरल एटम है उन दोनों के नंबर इक्वल हो, यानी लॉन पेयर 0, जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतने सिग्मा बॉन्ड हो, और रेगुलर ज्योमेट्री हो, सभी जो जुड़े हुए एटम हो वो एक ही टाइप के होते हैं, तो वहां पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना मिलता है? 0। यहां पे देखो ये रेगुलर ज्योमेट्री आपको मिलेगी, ये एक रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी, ये Cl है, यहाँ पे ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। तो यहाँ पे देखो ये से कैंसिल आउट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आएगा, ये से कैंसिल आउट होगा। तो जहां पर भी रेगुलर ज्योमेट्री आती है वहां पर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट वो कितना होता है आपको? 0। और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 होता है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। बाकी सब में देख लो NO2 होता है, बैंड शेप होगा इससे, और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। बाकी में देखोगे, देखो यहाँ पर डिफरेंट एटम आएगा, रेगुलर ज्योमेट्री और डिफरेंट एटम होता है, उस कंडीशन में भी प्लेनरिटी नहीं आती, और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 होता है तो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? पोलर। तो यहाँ पे सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, जहां पे भी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें रेगुलर ज्योमेट्री आती है वहां पे डाइपोल मोमेंट 0 है, और जहां पे डाइपोल मोमेंट 0 होता है वहां पे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। यहां पे देखो, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला भी था, देखिएगा यहां पे जहां पर भी बेटे इस टाइप का मिल रहा है आपको, फ्री रेडिकल टाइप के मिल रहे हैं, वो आपको शो करते हैं ओजोन डिप्लीशन। ये क्या करता है? ओजोन डिप्लीशन। SO2 ऑटो ये होता है ट्रोपोस्फीयर में पॉल्यूशन शो करता है, ठीक है। और यहां पर देखो H2SO4 ये क्या शो करेगा? एसिड रेन। NO होता है वो क्या देता है? स्मोक देता है। तो यहां पे देखो A के अंदर तो कौन सा होगा? 4। A के अंदर 4, एक में ही चमक रहा है, बाकी मिलाना ही नहीं है आपको। B के अंदर क्या हो गया? ओजोन डिप्लीशन। C के अंदर क्या हो गया? एसिड रेन। और D में क्या हो गया? स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन, यहां पे बेटा था स्लोप ऑफ आरएनएस प्लॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देर का स्लोप की वैल्यू दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखो क्या होता है, ln के इक्वल टू होता है ln a माइनस E अपॉन RT। ये y एक्सेस पे y इक्वल टू C माइनस mx, यानी यहां पे जो स्लोप आपका वो किसके बराबर है? माइनस E अपॉन R के बराबर। तो माइनस E अपॉन R ये किसके बराबर आ रहा है? -5 इंटू 10⁻³ माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन E इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ इंटू R। जूल के अंदर दे रखा है, जूल में R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314, ठीक है। कितना होगा? 41.5 इंटू 10⁻³। ये तो जूल के अंदर आ रहा है, ऑप्शन किस में दे रखा है? किलो जूल। किलो जूल में कन्वर्ट करोगे क्या होगा? 41.5 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे करवाए आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वन, द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशन। बेटा आइसोथर्मल कंडीशन दे रखा है, तो इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होगी? 0। करेक्ट ऑप्शन पूछा है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वहां पर आपको बताया था इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वहां पर इरिवर्सिबल में जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 0। रिवर्सिबल होता वहां पे कितना होता है? 0। तो यहां पे कितना? ग्रेटर देन 0, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, यानी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू तो 0, लेकिन एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल में 0 नहीं होता। कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन कट गया, हालांकि हम बता देते हैं क्या है। ओह माय गॉड, यहां पे क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग arrange given sequence are not strictly according the property indicated against। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, मैं आपको ये बता देता हूँ। फर्स्ट वाले में हाइड्राइड में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। पहला वाला सही, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ही पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला वाले ने पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ, आपके पास तो पेपर होगा देख सकते हैं।
यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पेपर है तो भी मैं बता देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन एसिडिक स्ट्रेंथ था, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ वो बढ़ती है। ऐसे देखो सेकंड वाले में ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो टॉप टू बॉटम जा रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है, इजीली ऑक्सीजन देगा, और जो इजीली ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बढ़ती है। ऐसे ही टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज हो रही है, ये तो बताया हेलाइड्स के लिए, ये तो हमने किया भी इससे पहले भी कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज होने पर बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाती है, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और इजीली एस प्लस साइन देगा, और जो जितना इजीली एस प्लस साइन देता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, फर्स्ट वाला भी सही। और यहां पर द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीके, पीके की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये लिख रखा है। तो बेटा टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के, और के होता है वो माइनस लॉग पीके, क्या होता है माइनस लॉग के होता है, पीके इक्वल टू होता है माइनस लॉग के ए। तो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, आयनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ता है एसिड के लिए, के की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन पीके की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, क्या होती है डिक्रीज। तो कौन सा हो गया फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर। 4 ग्राम O2 दे रखे, 2 ग्राम हाइड्रोजन दे रखे, और टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या लगाओगे आप, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू क्या लगाना है एनआरटी, प्रेशर है वही तो कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर तो आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 लीटर, एन टोटल मोल, क्या हो गया टोटल मोल, मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ H2, ऑक्सीजन के मोल 4, कितना होता है 32, 2 प्लस 1 कितना होगा 9/8, कितना आ जाएगा 9/8, एन की वैल्यू आपके पास में होगी 9/8, ठीक है। आर 0.0821 1/12 लिख लो, टेम्परेचर कितना 273, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू कितनी हो 22.4 होती है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। चलो मैं कैलकुलेटर है इससे कैलकुलेट कर देता हूं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता देते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है, कितनी एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर प्रेजेंट है, देखते हैं कितना है आपके पास में 9/8, 9 डिवाइड बाई 8 कितना होगा 1.125 मल्टीप्लाई बाई 0.0821, ठीक है, मल्टीप्लाई 273, तो कितना आ गया 25.2 1 यानी 18 लगभग में बता देना कितना होगा 25, ठीक है। ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज 20, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आपसे पूछा है, ये होता है एसिटिक एसिड, डिसोसिएट होता है एसिटेटाइन, T इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन है C, ये कितना है 0 इक्विलिब्रियम पे हम बात करते हैं तो ये क्या होगा C माइनस C अल्फा, ये कितना होता है C अल्फा, ये होता है C अल्फा, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka, क्या होगा C अल्फा मल्टीप्लाई C अल्फा अपॉन C कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, तो K की वैल्यू आपके पास में क्या होगी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा होता है वो बहुत ही कम नेग्लिजिबल है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं या आप कर भी सकते हो। K इक्वल टू आपके पास में क्या होता है C अल्फा स्क्वायर, K किसके बराबर आ गया C अल्फा स्क्वायर के बराबर,
और यहां पर आप देखते हो अल्फा इसकी वैल्यू, अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी सी कंसंट्रेशन पे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है इस कंसंट्रेशन पे, आपके पास में कितनी आ रही है 20। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऐड करो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, कॉलोस लो लगाते हैं, उनका आयनिक कंडक्टेंस है उसका सम होती है कितना होगा 400। बहुत सिंपल है 1/20। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 1/20। कंसंट्रेशन आपके पास में कितनी दे रखी है 7 × 10⁻³ लिख लेते हैं, और ये कितना 1/20 है इसका स्क्वायर, कर लो सोल्व, कितना आएगा ये 1.75 × 10⁻⁵ कितना हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो ये थे बेटा इनऑर्गेनिक और फिजिकल है, बहुत सिंपल पेपर था। अगर आपने सही से एनसीईआरटी पढ़ रखी है या एनसीईआरटी नहीं पढ़ के हमारे लेक्चर नोट्स भी अगर आपने देख रखे हैं, सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको करवाया नहीं गया हो। आप कोई भी क्वेश्चन को उठाइएगा और आपको हमारे उसी चैप्टर से रिलेट आप देखोगे तो उस टाइप के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो ये लिखा रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप बनाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूट्यूब से लेक्चर निकालिएगा और वहां पर ये देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा रखे। ठीक है, तो ये था इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इसका बता दिया। अब जगवीर सर आ रहे और जगवीर सर आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हेलो बच्चों, देखो यार, अपने नीट के एग्ज़ाम में जो कि कल कंडक्ट हुआ है नीट 2021 में, केमिस्ट्री के सेक्शन में जो भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग थे, उन्हीं को अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है सर, हाँ जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेडिसिन से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, बोल रहे हैं कि एस्पिरिन एंड पैरासीटामॉल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। अरे भैया, ये थोड़ी ऐसी हैं जो ऐसे पेन रिलीव कर रही हैं, लेकिन इनकी आदत पड़ जाए तो मार्केट में क्यों बिकेंगी ये खुले में? गलत है स्टेटमेंट, साफ साफ गलत है। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ लो, मॉर्फिन और हीरोइन, ठीक है, ये हैं भैया नार्कोटिक, तो गलत कर दिया सामने वाले ने दोनों ही स्टेटमेंट को। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है सर, फॉल्स हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ठीक है, क्लियर है बात? चलो जी, क्वेश्चन हमारे सामने है, बोल रहे हैं कि डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन। तो सर इथेन है क्या? इथेन है सर, ये रही। ठीक है, मैंने इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर बनाया, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया सर, ये H H H, ये फ्रंट कार्बन, और रियर कार्बन या बैक कार्बन कौन सा होगा जब ये लीस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल का क्या मतलब है सर, जब टॉर्सनल स्ट्रेन और वांडर वाल स्ट्रेन दोनों मैक्सिमम हो, तो मतलब ये इसके जस्ट पीछे होना चाहिए, जस्ट पीछे। सबसे ज़्यादा रिपल्सन तभी फील होगा सर, जस्ट पीछे होना चाहिए, बिल्कुल छुपा हुआ है, ये हम दिखा रहे हैं भले ही, लेकिन इसके जस्ट पीछे ये है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए सर, डाइहेड्रल एंगल इन दोनों के बीच में क्या होगा सर, 0 डिग्री होगा। ठीक है, डाइहेड्रल एंगल क्या हो रहा होगा सर, 0 डिग्री होगा। क्लियर है बात? चलो जी, सर बोल रहे हैं विच कंपाउंड सोज मेटामेरिज्म। तो पहले की तरफ नज़र डाली मैंने, C3H6O, मैंने क्या देखा कि यहाँ पर DU है। DU क्या दिखी मेरे को, DU सर बता दो ज़रा। हाँ जी सर, अरे DU दिखी हमें सर, 3 + 1 - 6/2, कितना आ गया निकल के सर, आ गई 1 मतलब एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है सर, ओपन चेन में एक डबल बॉन्ड है। तो मतलब क्या है ये सर, ये तो ऐसा कार्यक्रम बन गया CH3 CH2 CHO। ठीक है, क्या यहाँ पे मेटामेरिज्म देखने को मिलेगी? हाँ जी, अरे नहीं सर, लेकिन आगे देखो, लेकिन मैं अगर बात करूँ तुम्हारे सामने C4H10O, क्या दिख रहा है, मेटामेरिज्म यहाँ है क्या सर? आपने DU निकाली, DU कैलकुलेट करी, कितनी आ गई 4 + 1 - 10/2, कितना आ गया सर, ये भी 5 ये भी 5, 0। मतलब क्या है, या तो ईथर बनेगा या एल्कोहल बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या चाहिए हमें मेटामेरिज्म के लिए? ईथर चाहिए, ईथर शो कर देता है मेटामेरिज्म। बिल्कुल सर, तो हमने ले लिया 1 2 3, एक तो ये बन गया सर, इससे एक तो ये बन जाएगा, और एक क्या करूं मैं सर, 2 कार्बन इधर चिपका दो, 2 कार्बन इधर चिपका दो, बन गया सर, मेटामेरिज्म शो कर रहा है बड़े मज़े से। ठीक है, क्लियर है बात, है ना?
कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो सर एडिशन पॉलीमराइजेशन से कौन कौन से पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक ही चॉइस है हमारे पास तो एक ही चुनना है अपने को, तो करेक्ट। सर नोवेलेक फॉर्मेशन, नहीं सर ये तो क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, डेक्रॉन की बात करूं मैं, टेरिलीन या डेक्रॉन किससे बनता है सर, टेरेप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, वहाँ से H2O निकल जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है सर, नहीं है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन सही बात है, टेफ्लॉन हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, और लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, और तुम्हारा विनाइल पॉलीविनाइल PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब कैसे हैं, ये सब सारे के सारे एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, टेफ्लॉन। नाइलॉन 66, हाँ जी, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, ये भी क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। तो हमारी सही चॉइस क्या हो गई सर, टेफ्लॉन। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं सर, एसीटोन लिया आपने, एसीटोन CH3CO CH3, ठीक है, साथ में आपने ले लिया सर C2H5MgBr, क्या है यहाँ पर, एज अ न्यूक्लियोफाइल है सर, C2H5 R-, यही तो है। कहाँ अटैक करने गया सर, अटैक करने गया यहाँ पर, क्या बन गया CH3CO-CH3, यहाँ पे अटैक किया इसने, C2H5 यहाँ जुड़ गया। सर आप क्या कर रहे हो बाद में, अरे बाद में पानी से और ये साथ में एसिडिक मीडियम ले रखा है, प्रोटोनेशन ही तो करा रहे हैं, तो बन गया सर यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया, मतलब CH3COH CH3C2H5, ये मिल गया अपने को। ये है क्या दरअसल, हाँ जी, इसका नाम अगर बताएं, ये चेन हो जाएगी, ये चेन हो जाएगी, नाम क्या हो जाएगा सर इसका, 2 मिथाइल, 2 नंबर पर, हाँ जी, यहाँ से नंबरिंग कर दूँ मैं अगर, बताओ ज़रा नंबरिंग सही है क्या, 1 2 3 और 4, अरे 3 4 क्यों किया, C2H5 है इसीलिए, ठीक है, समझ जाना, मतलब 2 मिथाइल, ये क्या हो गया, ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, कोई नाम है क्या, दे रखा है क्या सामने वालों ने, बिल्कुल दे रखा है सर, अरे सही चीज़ ही तो देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहे हैं सर, HBr ले लिया, बेंजोइल परऑक्साइड ले लिया, HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड आपने ले रखा है, क्या बनेगा सर, यहाँ से Br रेडिकल जनरेट होगा, Br रेडिकल अटैक करने जाएगा, तो Br रेडिकल ने अटैक किया सर CH3 और ये कैसे अटैक करेगा कि बनने वाला रेडिकल क्या हो सर, स्टेबल हो, बनने वाला रेडिकल स्टेबल हो, तो CH2 ये अटैक कहाँ करेगा फिर सर, अटैक ये यहीं पे करना पड़ेगा इससे, जिससे बनने वाला रेडिकल कहाँ जन्म ले लिया, यहाँ पर रेडिकल यहाँ जन्म ले लिया, तो बाद में H कहाँ जुड़ जाएगा, यहीं आगे जुड़ जाएगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ क्या बन गया, H जुड़ के ये प्रोडक्ट बन गया अपना। ठीक है, क्लियर है बात, हाँ जी। बोल रहे हैं 2,6 डाइमेथाइल डेक 4 ईन, तो सर एक तो 10 कार्बन की चेन होनी चाहिए और 4 नंबर पे ईन होना चाहिए और 2 और 6 पे क्या होना चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। तो सर एक बात देखो, सारी की सारी चेन तो इन्होंने 10 की दे रखी है, ये सारी की सारी, ये भी 10, ये 10, ये 10, ये 10, ठीक है, लेकिन खेल किसका है फिर, मैं अगर 4 पे ईन चेक करूं तो सर 1 2 3 खेल खत्म, नहीं है 1, इधर से भी कहीं से भी देख लो, है ना, इधर से 1 2 3 4 4 पे भी नहीं है, और इधर से 1 2 3 4 4 पे भी नहीं है, खेल खत्म, 1 2 3 4 ये हो सकती है, यहाँ चेक किया 1 2 3 ये भी नहीं, तो बच्ची कुछ यही तो है, और वैसे भी चेक कर लो क्या है सर 1 2 3 है ना, 4 पे क्या है, ईन है, और यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल, और 6 पे भी मिथाइल है, तो जैसा बोला है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्लियर है, आगे आ जाओ, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन 2 ब्रोमोपेंटेन, कैसा बन जाएगा दिखने में, 2 ब्रोमोपेंटेन, सर ये है क्या, 2 ब्रोमोपेंटेन है, डिहाइड्रोहैलोजनेशन किया तुमने, अरे सर निकल गया ना, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से हेलोजन निकल गया, क्या बन गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो सर ये एल्कीन कैसे बनी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है, जो ज़्यादा स्टेबल है, ये कौन सा है, सेज़ेव रूल को फॉलो कर रही है, ठीक है, पेंड-टू-ईन बनी है। क्वेश्चन पढ़ लो, RBC डेफिशिएंसी की डिसीज़ क्या होती है, एनीमिया होती है, ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, विटामिन B12। क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट में, हाँ हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में कौन सा ऐसा है जो रिएक्ट करने पर सॉलिड बनाएगा और वो सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा किस में, एल्कली में। तो सर एक बात बताओ ज़रा कि क्या होना चाहिए, मेरे को एक बात पता है कि सर यहाँ पे अगर RNH2 प्रेजेंट होता है ना, RNH2 अगर प्रेजेंट है बोले तो 1 डिग्री अमीन, तो क्या हो जाएगी रिएक्शन सर, PHSO2Cl के साथ में रिएक्शन होगी, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन होगी। ये सर यहाँ पे अटैक मारेगा तो क्या बना, PHSO-, हाँ जी, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या बन जाएगा सर, NH2+ और R, यही तो बन रहा होगा, बताओ ज़रा,
अच्छा सर यहाँ पे Cl भी तो है, बिल्कुल है। तो इसने जैसे ही बैक अटैक मारा तो क्या होगा, Cl लीव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा PH S डबल बॉन्ड O यहाँ पर NHR। सर यहाँ से H प्लस कहाँ चला गया, अरे भैया H प्लस तो चला गया ना, क्यों, क्योंकि अनस्टेबल था, H प्लस निकल गया यहाँ से, सॉल्यूशन में चला गया H प्लस, तो चलो सही है यार, H प्लस निकल गया, Cl माइनस है, ये तो खेल लें। तो ये अब देखो, अब एक ध्यान से देखो एक बात कि अब अगर इसमें एल्कली डाल दिया जाए, एल्कली मतलब है OH माइनस, एल्कली मतलब क्या है OH माइनस, वो क्या निकालेगा, वो सर कहीं भी एसिडिक H प्लस निकल जाए उसको ले जाएगा, तभी तो डिजोल्व होगी कोई चीज़। तो यहाँ कौन सा है, ये वाला। अगर यहाँ पे ये H प्लस नहीं होता ना, यहाँ पे सिंपल NR बन रहा होता तो ये डिजोल्व नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो 1 डिग्री अमीन है ना, 1 डिग्री अमीन ही डिजोल्व होगी आगे जाके, डिजोल्व इन एल्कली, ठीक है। हाँ, रिएक्ट करके सॉलिड बनाने का काम तो 2 डिग्री अमीन भी करती है, लेकिन डिजोल्व कौन से वाली हो रही है सर, 1 डिग्री अमीन हो रही है। क्लियर है बात, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन देखो, मैच दी कॉलम है लेकिन बड़ा आसान सा था, इसमें दिमाग नहीं लगाना था तुम्हें, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ इनमें से एक भी रिएक्शन पता होती ना तो भी तुम सही कर देते। ज़्यादा कुछ हम नहीं पढ़ते हैं ना, तो हम एस्टरिफिकेशन तो पढ़ ही लेते हैं। अरे एस्टर बन रहा है सर, एस्टर एल्कोहल और एसिड से बन रहा है, तो मेरे को एक चीज़ दिख रही है यार कि एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, कि C का 4 होना चाहिए। सर C का 4 किस में है, सिर्फ इकलौते इसी एग्जाम्पल में। अरे सर मेरे को नहीं पता यार, ये भी चीज़ नहीं पता एस्टर किससे बनता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन तो पढ़ते ही हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन किससे जुड़ रही है सर, इससे जुड़ रही है, ठीक है। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन ही तो है सर, ये ले लिया OH, ये माइनस आपने, और यहाँ पे क्या है, ये रहा, ठीक है, अल्फा H प्रेजेंट है इसमें, और बेसिक मीडियम आपने ले रखा है अच्छा खासा, तो क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है सर ये। तो ये क्या है, B का 3, तो सर B का 3 भी तो इकलौते ही ऑप्शन में, कुछ तो पता होता। अरे एक भी बात पता होती ना, सारे ऑप्शन सामने वाले ने बहुत लल्लू टाइप बनाए बिल्कुल ही, ठीक है, कि हमें इतनी सी भी नॉलेज है ना तो भी हम इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे, है ना। क्लियर है बात। चलो ये क्या है, ये तो हेलोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन जिसे कहते हैं अपन, ठीक है। और ऊपर वाली कौन सी, गटरमैन कोच रिएक्शन है, खत्म। हाँ, यहाँ देखो सर, यहाँ भी वही है, मैच लिस्टिंग। कुछ भी पता है तो भी खेल जाओगे, कुछ भी पता है खेल जाओगे। सर ये फोटोकेमिकल स्मॉग है, फोटोकेमिकल स्मॉग है, ठीक है, ये स्मॉग है। अच्छा ये क्या है, अरे ये तो पॉल्यूशन, ज़मीन में पॉल्यूशन इसी से तो होता है। अच्छा ये क्या है, ताजमहल ख़राब हो रहा है, ताजमहल ख़राब हो रहा है, एसिड रेन, यही तो है। ओके, फिर बचा कौन सा, बचा ओजोन डिप्लीशन, ये हो जाएगा यार। क्लियर है, हाँ जी। आ जाओ आगे। सर NaBH4 क्या है यहाँ पर, अरे स्ट्रक्चर तो बनाएं ज़रा, स्ट्रक्चर तो बनाएं ज़रा। ये रहा डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और सर O CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। क्या कर रहे हैं सर, अरे NaBH4 है क्या सर, H माइनस देता है ये, H माइनस इसमें से एज अ न्यूक्लियोफाइल जाएगा, कहाँ अटैक करेगा सर। 2 चॉइस थी उसके पास, या तो यहाँ जाता या यहाँ जाता, हमें इतना तो पता था। अरे इतना तो देख लो कि जो जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी वहीं पे अटैक करेगा। सर मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही तुमने O माइनस बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ क्या बुराई थी, यहाँ भी तो बन सकता था ना। अरे ढक्कनो, खुद देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता तो उसको तो स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, अरे उसको तो कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा है ना ये ऑक्सीजन, ये खुद इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है। यहाँ भी जैसे भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा ये क्या करेगा, ये सर उसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई तो कर सकता है, बाजू से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है ना। तो यहाँ पे उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं है, यहाँ पे उतनी अच्छी न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक साइट अच्छी यहाँ है, तो अटैक कहाँ होगा, यहीं होगा। सर अटैक कर दिया यहाँ पर अटैक किया, ठीक है, यहाँ पर अटैक किया तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर अगर अटैक हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन ही तो जुड़ा, कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया तो जोड़ दो यार, हम कौन सा कुछ कह रहे हैं कि कुछ और होगा। यहाँ पे CH2 COO CH3 जुड़ गया सर। अब यहाँ पे O माइनस है, और क्या कह रहा है सामने वाला, C2H5 OH एल्कोहल है। अरे ऐसा जैसा एल्कोहल वैसा ही तो वाटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, H प्लस आ जाएगा यहाँ से, तो जुड़ गया ना सर, बन गया ना। कोई सा भी एग्जाम्पल में ऐसा दे रखा है क्या, बिल्कुल। कौन से में OH 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 OH, ओके, ठीक है। यहाँ जो क्या कह रहे हैं, पहली रिएक्शन में ये तो कराई रखी है सामने वाले ने। आगे देखो, सामने वाला पूछ रहा है कि ये क्या होगा जिससे इसका खात्मा हो जाए।
अरे ये रिएक्शन हम पढ़ते तो हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए दो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, या तो हो सकता है सर मैं H3PO2 ले लूँ, H3PO2 वो इसको निपटा देता है, डाइएजोनियम को ऊपर के हिस्से को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है और खुद चला जाता है H3PO3 में, लेकिन यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या लेते हैं सर, इथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH, वो क्या करता है सामने वाले को किस में, इसको निपटा देगा और खुद को क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा किस में सर, ऑक्सीडाइज कर लेता है खुद को CH3 CH2 CHO, क्लियर है, खुद को एल्डिहाइड में भेज देता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही, क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ लो क्या कह रहे हैं सर, क्वेश्चन में बोला जा रहा है अरे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये तो, और इसके लिए क्या चाहिए, अरे सोडा लाइम चाहिए भैया, सोडा लाइम वाली रिएक्शन है, बहुत जानी पहचानी रिएक्शन थी। अरे ये तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो NaOH और CaO ये तो दे ही दिया तुम्हें, अब अपना साथी तो पूछ रहा था, ये कुछ करना ही नहीं था यार, है ना। अरे एल्केन बन रही है, डिकार्बोक्सिलेशन है, सोडा लाइम की रिएक्शन है भैया, ठीक है, तो CaO ही तो होगा। ये तो बहुत ही लल्लू टाइप क्वेश्चन था, यहाँ आ जाओ। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। ये क्या है, पढ़ी होती तो इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये पता होगा तभी होगा, पिछले वाले में तो आइडिया भी होगा तभी भी हो जाएगा, है ना। इटार्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा यार, पता ही है, हम इसमें पढ़ते भी क्या ही हैं सर, इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, उसके बाद हम बेंजल्डिहाइड बना देते हैं, ठीक है, पानी मिला के एसिडिक मीडियम में, यही तो पढ़ते हैं। ये क्या बन जाएगा सर, इंटरमीडिएट बन रहा होता है। अरे ये है कुछ नहीं, ये यही तो है, तुमने क्या किया CrO2 Cl2, हाँ जी, अबे ध्यान से देखो, CrO2 Cl2 यही तो है, ठीक है, और यहाँ का हाइड्रोजन एक चिपक गया है बस, ये अंदर ही अंदर इंटरेक्शन होते हैं इनके बीच में, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।